ओके जी, अभी तक हमने स्विचिंग के अंदर जो वीलैन और इंटर वीलैन राउटिंग पढ़ा है, तो आज उसकी हम लैब्स करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो स्विच बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन वन बाय डिफ़ॉल्ट में आता है उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, सिक्योरिटी लैग को ख़त्म करने के लिए फिर हमने वीलैंस बनाई थी। वीलैंस बनाई तो सिक्योरिटी तो हमारी कंट्रोल में आ गई, लेकिन अगर एक ही कंपनी में रहते हुए मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाना है तो डेफिनेटली अब वो नहीं हो रहा। उसके लिए फिर हमें वीलैन से बल्कि किससे मूव करना पड़ेगा, इंटर वीलैन राउटिंग। तो आज ये सारा सारा देखेंगे। तो बस पहले देखें, ये नीचे डिवाइसेस हैं जी, राउटर वगैरह हम भी करते हैं। तो यहाँ से अभी चूंकि हम स्विच है तो हम एक कोई भी स्विच पकड़ लेंगे। तो मैं यहाँ से जी 2960 एक ही स्विच पकड़ लेता हूँ जी, ठीक है जी। और साथ ही सिस्टम्स हैं जी, उनमें से मैं कोई 6 के करीब सिस्टम्स ले लेते हैं। दो दो सिस्टम्स को हम एक एक वीलैन में एट द एंड डाल देंगे। अब इनके दरमियान कनेक्टिविटी करते हैं जी। और मैं यहाँ से स्ट्रेट केबल, क्योंकि स्विच और पीसी के दरमियान कनेक्टिविटी करवानी है, तो स्ट्रेट केबल को यूज़ करते हुए पहले सिस्टम को पोर्ट नंबर 1 के साथ अटैच कर दूंगा, उससे अगले सिस्टम को पोर्ट नंबर 2 के साथ अटैच कर दूंगा। तो ये मैं अपनी टोपोलॉजी इस तरीके से ड्रा कर रहा हूँ कि पहली 8 पोर्ट हम कल को वीलैन 10 को देंगे, अगली 8 पोर्ट वीलैन 20 को देंगे, और उससे अगली 8 पोर्ट वीलैन 30 को देंगे। और हर वीलैन की पहली 2 पोर्ट्स पे हम पीसीस लगा देंगे, यानी कि वीलैन 10 के लिए 1 2, वीलैन 20 के लिए 9 एंड 10, और वीलैन 30 के लिए 17 और 18। तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 9 लगा देता हूँ जी इसके साथ, फिर 10 इसके साथ, फिर 17 इसके साथ, और फिर अच्छा, ये देख रहे हैं, पहले जब आप किसी भी स्विच के साथ अपना सिस्टम अटैच करते हैं तो उसमें जो लाइट होती है वो ऑरेंज होती है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये ग्रीन होती है जी, ठीक है। ये आपको अभी बिहेवियर नजर आ रहा है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये ग्रीन होती जाएंगी। ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो टॉपिक होगा, और उस टाइम मैं आपको फिर से रेफर करूंगा कि पहले जब आप स्विच के साथ अपना कोई भी सिस्टम लगाएंगे तो जब आपको ऑरेंज लाइट नज़र आएगी तो इसका भी कोई मतलब है जी कि इस टाइम स्विच क्या कर रहा है, और जैसे ये ग्रीन होगा तब स्विच क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो आपके लाइट कॉम्बिनेशंस हैं इनका भी कोई ना कोई मतलब है जी। तो देखिए, एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या हो गई, आपको हो गई। मैंने आपको ये भी कहा था कि स्विच की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नो शट होती हैं। नो शट से क्या मुराद है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं होती, आप प्लग इन करेंगे वो अप हो जाएंगी। जबकि राउटर के अंदर आपके जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, शट होते हैं। उनके लिए आपको नो शट की कमांड देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे तो कोई कमांड नहीं दी नो शट की, और आप देखें जैसे ही मैंने उनको सिस्टम्स लगाया तो उन्होंने उन पोर्ट्स को क्या कर दिया, अप कर दिया। तो डेफिनेटली पोर्ट्स और इंटरफेस में यही फ़र्क था कि क्या कहते हैं, एक तो पोर्ट्स के लिए जो भी आपने काम लेना है उनको कोई भी आईपी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आईपी नहीं दिया,
पोर्ट्स का काम क्या है, कनेक्टिविटी देना, और वो उन्होंने दे दी। तो सिस्टम इस टाइम लैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार है, वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। जबकि यही चीज़ जब हम राउटर में करेंगे, चूंकि वो इंटरफेसिस हैं, तो इंटरफेसिस शट भी होते हैं, और उनको ऑपरेशनल उनसे काम लेने के लिए मुझे उनको क्या देना पड़ेगा, आईपी देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हम स्विच पे क्लिक करते हैं जी, तो डेफिनेटली ये इसका तो हमने कहा कि जब हम किसी राउटर को फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो उसका जो नाम होगा फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट वो राउटर होगा जी। जब हम किसी स्विच को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, स्विच होगा जी। और इन दोनों डिवाइसेस पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड नहीं होता जी, तो कोई भी पासवर्ड नहीं मिलता जी। ओके जी, मैं यहाँ पर भी इस पर अनेबल करूँगा अगर, तो मैं सेकंड मोड पे आ जाऊंगा। और अगर मैं देखना चाहूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे स्विच के अंदर कितनी वीलैंस होती हैं, कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं, और उसका क्या नंबर असाइन होता है, तो वो आप शो वीलैन ब्रीफ की कमांड से देख सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दी, तो उन्होंने दिखाया कि एक ही वीलैन बनी हुई है जी, जिसका बाय डिफॉल्ट नंबर क्या है, 1। इसका मतलब जब हम वीलैन क्रिएशन की बात करते हैं तो वीलैन 1 आप नहीं क्रिएट कर सकते, और कंपनी की तरफ से बाय डिफॉल्ट बनी आती है, जिसमें बाय डिफॉल्ट जितनी भी पोर्ट का वो स्विच होगा वो उस वीलैन का हिस्सा होगा। तो आप देखें कि जो स्विच है वो 24 पोर्ट का है, और ये जो 24 पोर्ट्स हैं वो फास्ट ईथरनेट है। फास्ट ईथरनेट से क्या मुराद होती है, 100 Mbps। जबकि इनके नीचे देखें, जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, 2 पोर्ट्स हैं, gig 0/0, gig 0/1 एंड gig 0/2G। ये 1000 Mbps है। तो ये इस स्विच के क्या कहलाते हैं, अपलिंक कहलाते हैं। तो मैंने कहा था कि ऐसी पोर्ट जिसको आप ट्रंक बनाएंगे, ट्रंक पोर्ट पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास वीलैन 10 की भी ट्रैफिक आ सकती है, वीलैन 20 की भी आ सकती है, वीलैन 30 की भी आ सकती है, और इवन अगर आपने अपने नेटवर्क के अंदर 50 वीलैंस बनाई हुई हैं तो वो 50 वीलैंस की ट्रैफिक को कैरी कर रहा होगा। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स हैं जिनको आपने एक्सेस बनाया होगा, तो एक्सेस पोर्ट तो मैक्सिमम कितनी वीलैंस का हिस्सा होती है, एक ही वीलैन का। तो वो 100 Mbps भी हो तो एक ही वीलैन की, चूंकि उसने ट्रैफिक लेके जानी है तो वो काफ़ी है। लेकिन जिस पर मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक आनी है तो वो उसके लिए आप हमेशा अपलिंक ही यूज़ करेंगे, एक अच्छी वाली पोर्ट जो कि तगड़ी हो, और वो कौन से होते हैं, अपलिंक्स होते हैं। इस वजह से रिकमेंडेड जो है वो ये है कि आपने जो अपलिंक्स या ट्रंक्स अपनी पोर्ट्स को बनाना है वो अपलिंक्स को ही यूज़ करें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो मुझे स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स हैं मैं उनको एज अ ट्रंक या अपलिंक के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता, कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि जो पोर्ट्स ज़रा अच्छी बैंडविड्थ की हैं आप उन्हीं को एज अ ट्रंक और अपलिंक के तौर पे यूज़ करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि जी 24 पोर्ट्स हैं और वो किस वीलैन का हिस्सा है, वीलैन 1 का। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। मैंने आपको कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो वीलैंस हैं उनका नंबर है 1 से लेकर 1005 तक। तो आप देखें कि आपको यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, मैक्सिमम 1005। जैसे आप वीलैन 1 खुद असाइन नहीं कर सकते, इसी तरह मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि आप 1002 से लेकर 1005 तक भी वीलैंस को असाइन नहीं कर सकते, वो टोकनिंग फिडी वगैरह के लिए रिजर्व्ड है। तो आप जो असाइनेबल रेंज है वो 2 से लेकर 1001 की रेंज है जी। आप इन वीलैंस के अंदर रहते हुए अपना वीलैन टैग असाइन अपने डिपार्टमेंट्स को
कर सकते हैं। इसके बाद स्विचेस के अंदर इस वीलेंस की रेंज को इन्हांस कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, और उन वीलेंस को हमने नाम दिया एक्सटेंडेड वीलेंस। और उस रेंज को हम कहाँ तक ले गए, 1006 से लेकर 4095 तक। और मैंने ये भी कहा था कि हर व्हील स्विच के अंदर आपको एक्सटेंडेड वीलेंस की ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। तो बाय डिफॉल्ट इस टाइम 24 की 24 पोर्ट चूंकि एक ही वीलैन का मेंबर है, अगर इन 24 पोर्ट में से कोई भी सिस्टम ब्रॉडकास्ट कर देगा तो उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि पहली 8 पोर्ट फिनांस की थी, अगली 8 पोर्ट मार्केटिंग की थी, उससे अगली ऑडिट की थी। उसने ये देखना है कि ब्रॉडकास्ट कहाँ से हुई थी, वीलैन 1 से हुई थी, और वीलैन 1 में कितनी पोर्ट्स हैं, तो वो भी बाय डिफॉल्ट क्या नजर आ रही है, 24। लिहाजा वो सबके पास आपकी ब्रॉडकास्ट चली जाएगी थी। जब सबके पास चली गई तो बज़ाहिरी जो फिनांस की ब्रॉडकास्ट थी वो मार्केटिंग के पास भी चली गई, वो ऑडिट के पास भी चली गई। तो हम सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं पे लैग कर गए। तो चूंकि मेरे 3 डिपार्टमेंट हैं, तो मुझे अपने स्विच के अंदर जो बाय डिफॉल्ट एक वीलैन है, या दूसरे लफ्जों में जो बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसको कितनी में लेके जाना है, जितने मेरे डिपार्टमेंट हैं, और वो कितने हैं, 3। तो मुझे 3 क्या बनानी है, वीलैंस। बात समझ से? अब हम 3 वीलैंस बनाएंगे, लेकिन पहले हम उससे इन सिस्टम को ये देखें आईपी दे देते हैं। तो ये सिस्टम नंबर 1 है जो कल को वीलैन 10 का मेंबर बनेगा, तो मैं इसका आईपी ही 10.1.1.10 कर देता हूँ। तो 10.1.1.10, और अगर मैं दूसरा सिस्टम करूं तो इसका आईपी मैं 10.1.1.11 कर देता हूँ जी। चूंकि कल को ये सिस्टम मैंने जो 3rd वाला है, जो पोर्ट नंबर 9 पे लगा हुआ है, इसको मैंने कल को वीलैन 20 का मेंबर बनाना है। तो इसका अभी हम आईपी कर देते हैं 10.1.1.20 जी। इसी तरह इसका 10.1.1.21 जी। ये वीलैन 30 का हिस्सा बनेगा। तो 10.1.1.30 जी। अब चूंकि तमाम सिस्टम एक ही वीलैन के हैं, अजान के बाद डिस्कस करें। ओके जी, ये सबसे लास्ट वाला सिस्टम है 10.1.1.31 जी। ये अपने साथ वाले सिस्टम को जो कि 17 पोर्ट पे लगा 10.1.1.30, उसको भी पिंग कर पा रहा है जी ये। और अगर मैं 10.1.1.20 की बात करूं तो ये उसको भी कर पाएगा जी। इसी तरह 21 की बात करें
तो उसको भी कर पाएगा जी। और अगर मैं 11 की बात करूं, उसको भी कर पाएगा। और इवन 10 का भी सिस्टम हो तो उसको भी कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी तमाम सिस्टम एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर हैं, और वो ब्रॉडकास्ट डोमेन का नंबर क्या है? VLAN 1। इसी वजह से जब भी कोई शख्स ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो 24 की 24 पोर्ट पे जो 24 के 24 सिस्टम लगे हुए हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट वाइज 3 हैं, लेकिन वो इस चीज़ से बालातर है। उसने स्विच ने अपना फिनांस, ऑडिट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं देखना, उसने VLAN टैग देखना। और सबका टैग नंबर क्या है? इस टाइम 1 है। इस वजह से सबके पास वो जवाब जा रहा है। अब हम इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम स्विच के अंदर जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट अभी कितनी VLAN है? VLAN 1 ही है। 24 की 24 पोर्ट VLAN 1 का मेंबर है। तो हम पहले VLAN को क्रिएट करेंगे, फिर उसको पोर्ट असाइनमेंट या पोर्ट मेंबरशिप करेंगे जी उस VLAN के अगेंस्ट। तो मुझे यहाँ पर VLAN और आगे क्वेश्चन मार्क, तो वो देखें, मुझे कहता है कि जी VLAN जो नंबर है वो 1 से लेकर 409, आपको यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में आपकी जो VLANs है वो 4095 तक होती हैं, लेकिन जो 4095 है वो भी आपके लिए असाइनेबल नहीं रहता। वो स्विचिंग जो है वो अपने ओकेजन्स के लिए उनको यूज़ कर रहा होता है। तो असाइनेबल रेंज आपके पास जो है वो 4094 तक है जी। तो आप इस रेंज में रहते हुए VLAN का नंबर असाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हम VLAN कौन सी बना देंगे? 10। तो अब मैंने 10 VLAN बना दी, तो आप देख सकते हैं कि वो VLAN कौन सी बन गई है? 10 बन गई है। अब मैं इसी तरह VLAN 10, 20, 30 मतलब 50 मैंने VLANs बना दी। लेकिन अगर आप नेम में देखेंगे तो उसने बाय डिफॉल्ट ही उसका कोई नेम दे दिया, VLAN 0010। अब चूंकि जितनी VLANs है वो 4 डिजिट बेस्ड है, मतलब 4094 में कितने डिजिट है? 4। अगर आप 100 VLAN का नंबर रखेंगे तो वो उसका नाम भी क्या दे देगा? 0100। और अगर आप 1000 VLAN का नंबर रखेंगे तो वो VLAN 1000 ही कर देगा। लेकिन इनसे को नहीं पता लगेगा कि ये जो VLAN नंबर है ये किस डिपार्टमेंट का है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या दे देते हैं? नेम की कमांड दे देते हैं, और नेम में जो भी डिपार्टमेंट है वो मैंने दिया फिनांस। अब अगर आप देखें तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि एक VLAN क्या है? 10 है। वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है? फिनांस। लेकिन अगर आप देखें पोर्ट असाइनमेंट वाला खाना, तो वो अभी खाली है, आगे कोई भी पोर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पोर्ट असाइनमेंट अभी की नहीं। वो अभी भी पोर्ट सारी कहाँ पे हैं? वो आपकी VLAN 1 का ही मेंबर है। तो पहले हम चाहे VLANs बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है जी। तो मैं VLAN इसी तरह VLAN 20 कर दिया जी, और उसका नाम क्या था? मार्केटिंग। इसी तरह मैंने VLAN 30 कर दिया जी, और उसका नेम क्या था? ऑडिट। तो मैंने 3 ही VLANs बनानी थी। तो अब देखते हैं, तो ये 3 VLANs बन गई। VLAN की क्रिएशन से ऑटोमेटिकली पोर्ट असाइनमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वो अभी भी सारी की सारी VLANs, सारी की सारी पोर्ट किस VLAN का मेंबर है? 1 का। और आप देख सकते हैं कि अभी भी उस सिस्टम को, चूंकि तमाम एक ही VLAN का मेंबर है, तो वो जवाब मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो जिस सिस्टम का IP 10.1.1.10 है और 10.1.1.11 है, वो मैं VLAN 10 में असाइन करने जा रहा हूँ। और जो शख्स उसको कर रहा है वो कल को VLAN 30 का मेंबर हो जाएगा, अदरवाइज VLAN 1 का मेंबर तो है ही। तो मैं क्या करता हूँ
मैं यहां पर पहली 8 पोर्ट को, तो क्या हम कीवर्ड यूज करेंगे रेंज, ताकि एक ही गो में हमने जितनी भी VLAN 10 को पोर्ट असाइन करनी है वो सारी कर दें। तो मैं फास्ट 0/1 स्पेस डैश स्पेस, तो जितनी पोर्ट्स हैं और वो कितनी, पहली 8 पोर्ट्स में किस VLAN को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, VLAN 10 को। तो मैं रेंज के कीवर्ड में भी आ गया कि मैं इंटरफेस को एज अ रेंज के तौर पे यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। अब जो भी आप कमांड लाइन देंगे वो उस पूरी रेंज पे अप्लाई होगी, ना कि एक सिंगल इंटरफेस पे होगी। और रेंज चाहे वो 2 पोर्ट का हो, चाहे वो 200 पोर्ट का हो, वो जो भी आपने किया। तो मैं यहाँ पर रेंज में आके कहूँगा जी स्विच पोर्ट मोड। अच्छा, मोड देखें कितनी तरह के हैं, 3 तरह के, जो कि हमने कल भी कहा था, एक्सेस है, ट्रंक है और डायनेमिक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका डायनेमिक होता है जी, लेकिन कुछ स्विचेस में डायनेमिक ऑटो होता है जिसको DA कहते हैं, और कुछ में डायनेमिक डिजायरेबल होता है जिसको DD कहते हैं। तो चूंकि मुझे इन पोर्ट्स को किसी एक ही VLAN का मेंबर बनाना है, तो मैं इसका मोड क्या रखूंगा, एक्सेस, और फिर कहूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस किस VLAN को, 10 को। तो ये पहली 8 पोर्ट जो पहले VLAN 1 का हिस्सा थी, इस कमांड के बाद वो VLAN 1 का हिस्सा हो जाएंगी, और ये हम देख सकते हैं। ये देखिए VLAN 10 में जो पहली 8 पोर्ट थी वो अब आ गई है, जो कि पहले ये 8 पोर्ट्स VLAN 1 का हिस्सा थी, वो अब जाके VLAN 10 का हिस्सा बन गई, जिसका नाम क्या है, फिनांस है। अब वो शख्स जो पोर्ट नंबर 17 पे है, जो कि अभी VLAN 30 के लिए मैं उसको असाइन करूंगा, लेकिन अभी वो किस VLAN का है, VLAN 1 का, और जिसको मैं पिंग कर रहा हूँ 10.1.1.10, उसको मैंने किस VLAN टैग दे दिया, 10। तो एक 1 है जो पिंग करने जा रहा है VLAN 10 को, अब वो पिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया, और स्विच डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता। लेट्स सी, ये जो आपको पहले 10.1.1.10 से जवाब आ रहा था ये वाला, अब ये आपको जवाब नहीं मिलेगा, ना 10 से मिलेगा और ना ही 11 से मिलेगा। ठीक है जी, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया जी। क्यों? क्योंकि इनका जो VLAN टैग है वो क्या हो गया है, 10 हो गया, और जहां से मैं पिंग कर रहा हूं वो अभी भी क्या है, वो VLAN 1 के मेंबर है जी। तो ये जवाब नहीं मिला, ना 10 को मिलेगा और ना ही 11 को मिलेगा, लेकिन 20 को कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 20 अभी भी किस VLAN का हिस्सा है, 1 का, और जो करने वाला है वो भी किसका हिस्सा है, 1 का। तो लिहाजा वहां से आपको जवाब आ रहा है। तो इसी तरह मैं VLAN 20 के अंदर अगली 8 पोर्ट असाइन कर दूंगा, जो कि कौन सी है, 9 से लेकर 16 तक की। तो उसके लिए मैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा नहीं, बल्कि क्या करूंगा, अप एरो करूंगा। तो कॉन्फ़िग T के जरिए मैं थर्ड मोड में जाऊंगा जी, और यहां से फिर अप एरो करूंगा। तो यहां पर मैं रेंज को दोबारा से 9 से क्या कर दूंगा, 16। तो मुझे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है जी। और डेफिनेटली स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड वैसी रहेगी, तो टाइप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जहां पे मैंने 10 दिया था वहां पे अब क्या दे दूंगा, 20। तो आपने अपना जो टाइम है वो सेव करना है। और अब अगर आप देखें तो अब VLAN 10 में पहली 8 पोर्ट आ गई है जी, VLAN 20 में अगली 8 पोर्ट आ गई। तो 2 पोर्ट, 2 VLANs पोर्ट वाइज मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूं VLAN 30 में, तो वो मैं 17 से लेकर 24 उनके दरमियान क्या कर दूं, अब आप देखें पहली 8 पोर्ट किस VLAN का हिस्सा बन गई, VLAN 10 का। उससे अगली 8 पोर्ट VLAN किसका हिस्सा बन गई, VLAN 20 का।
और उससे अगली 8 पोर्ट यानी कि 17 से लेकर 24 तक वो किस VLAN का हिस्सा बन गई, VLAN 30 का। अब क्या होगा कि 10 वाला सिर्फ पिंग कर पाएगा किसको, 11 को, क्योंकि उन दोनों का VLAN टैग क्या है, सेम है। इसी तरह VLAN 20 उनके आईपीस क्या है, 20 एंड 21, वो आपस में कर पाएंगे। और VLAN 30 में कौन है, 30 एंड 31, वो आपस में कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ द एक दूसरे को वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका VLAN टैग क्या है, डिफरेंट है। लेट्स सी, ये खुद 30 से बिलोंग करता है, तो ये सिर्फ किसको कर पाएगा, 31 को कर पाएगा, क्योंकि इसका और VLAN जो सिस्टम 31 है उसका VLAN टैग 30 है, सेम है। इसके अलावा ये 21 को भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इनका VLAN टैग क्या हो गया हुआ है, 20 है। तो VLANs के जरिए आप अपने डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आउट, कि हर डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को क्या कर दें, अलग-अलग कर दें। तो वो ब्रॉडकास्ट, वो जो आपकी सिक्योरिटी, वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगी। लेकिन ये जो आपने दीवार खड़ी की है वो पक्की ही लग गई है। अब अगर एक डिपार्टमेंट जो कि अभी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, लेकिन बीइंग एम्प्लॉय सेम कंपनी में उस डिपार्टमेंट के साथ कभी ना कभी तो मुझे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो मैं चाहता हूं कि VLAN 10 वाले VLAN 20 के साथ, VLAN 30 के साथ, और इस तरह अगर 50 VLANs हैं तो ये 50 के 50 VLANs के लोग आपस में कम्युनिकेशन भी कर सके। इट मीन्स के मुझे डिफरेंट VLANs के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, तो स्विच जो कि डिफरेंट VLANs के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता, उसके लिए मुझे साथ क्या लगाना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो VLAN जो है वो कमर्शियली एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। जिस भी कंपनी के अंदर आप VLANs देखेंगे वो एक्चुअल में VLAN नहीं होगा, वो एक कंप्लीट सोल्यूशन इंटर VLAN राउटिंग होगा। तो अब हम इंटर VLAN राउटिंग के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसी टोपोलॉजी में रहते हुए एक राउटर साथ ड्रैग कर देता हूं, और अब मैं इस राउटर को इस स्विच के साथ, स्ट्रेट केबल के साथ, इसकी मैं गिग 0/1 को इस स्विच की भी गिग 0/1 के साथ लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो मैं अब इंटर VLAN राउटिंग के लिए डेफिनेटली एक लेयर 3 डिवाइस को ऐड करने जा रहा हूँ, और अब हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं इंटर VLAN राउटिंग से। इंटर VLAN राउटिंग के अंदर रहते हुए हमें जो स्विच लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो कुछ चेंज नहीं करनी, क्योंकि VLANs तो आपने बना ली है। सिर्फ एक स्विच लेवल पे ये करना है कि उस स्विच की पोर्ट जिसकी दूसरी तरफ मैंने राउटर लगा दिया है, उस पोर्ट को मैंने क्या बनाना है, ट्रंक बनाना है, क्योंकि मेरी VLAN 10 की इंफॉर्मेशन भी उस पोर्ट के जरिए, जो कि उस स्विच का अपलिंक है, गिग 0/1 के जरिए राउटर तक जाएगा। VLAN 20 का भी उस अपलिंक के जरिए जाएगा, और VLAN 30 का भी। तो उसका जो मोड है वो मुझे ट्रंक करना है। तो स्विच लेवल पे तो मुझे यही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे हर VLAN के लिए बनाने हैं, वो मैंने क्या करने हैं, डिफरेंट करने हैं। हाँ, मुझे अपने नेटवर्क को ज़रा मज़ीद ईजी करने के लिए मैं अपने सिस्टम्स पे जाकर अब ये IP जो है, चूंकि ये VLAN 20 से बिलोंग करता है, तो इसका नेटवर्क ही क्या करता हूँ, 21/120 कर देता हूँ जी। और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका राउटर का एड्रेस अभी से कर देता हूँ 21/100 जी। इसी तरह इसका IP भी मैं 21/121 कर देता हूँ, क्योंकि ये VLAN 20 का हिस्सा है, और इसका गेटवे भी 21/100 कर देता हूँ।
इसका आईपी चूंकि ये 30 VLAN का अब बन गया हुआ तो 31.130 कर देते हैं जी, और इसका गेटवे राउटर का जो होगा वो हम 31.100 कर लेंगे जी। इसी तरह जो कि ये टेन 1131 है, इसको 31.131 कर लेते हैं जी, और इसका भी गेटवे चूंकि ये VLAN 30 का हिस्सा होगा तो इसको 31.100 कर देते हैं। इसका गेटवे 10.11.100 कर देते हैं जी, और इसका भी गेटवे 10.11.100 कर दें। चूंकि मेरे पास यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट हैं तो हर सबनेट ने जब अपने सबनेट से बाहर निकलना है तो उसने राउटर तक अपनी रिक्वेस्ट लेकर जानी है, और राउटर तक जो एड्रेस आपकी रिक्वेस्ट जानी है डेफिनेटली राउटर को आप अपने सबनेट का कोई आईपी असाइन करेंगे तो वो आपकी आवाज़ सुनेगा। वो जो राउटर का एड्रेस होगा, मैंने पहले भी कहा था, वो आपके लैन का क्या बन जाता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो अगर 3 डिपार्टमेंट हैं और तीनों की रिक्वेस्ट राउटर के पास जानी है तो जो VLAN 10 का गेटवे होगा वो मैंने 10.11.100 रख दिया जी, जो वो VLAN 20 का होगा उसका मैंने 21.100 रख दिया, और जो VLAN 30 का होगा जी उसका आईपी मैंने क्या रख दिया, 31.100। अब ये चीज़ मैंने राउटर के इंटरफेस पे जाके असाइन भी करना है। तो मैंने कहा था चूंकि आपके डिपार्टमेंट 3 हैं, लिहाजा आपके जो डिफॉल्ट गेट पे हैं वो भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल इंटरफेस मुझे 3 चाहिए होंगे। अगर इस तरह हो तो कंपनीज के अंदर तो 50 VLANs बनी होती हैं, तो इतने इंटरफेसेस तो कोई भी ना राउटर में होते हैं, ना ही कोई अफोर्ड कर सकता है। तो हम अपने फिजिकल इंटरफेस के वर्चुअल यानी कि सब इंटरफेस बना देंगे जी। वो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी जी। अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो ये वाला इंटरफेस मैंने नीचे स्विच के साथ जोड़ा है जी। अब ये मेरा फिजिकल मेन इंटरफेस है। डेफिनेटली पहले तो मैंने कहा कि ये राउटर का इंटरफेस है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, शट होता है। तो मुझे सबसे पहले इस मेन इंटरफेस को 0/1 को क्या करना है, नो शट करना है। अब जैसे ही मैं नो शट करता हूं तो अब देखें कि ये लिंक क्या हो गया, अप हो गया जी। अब मुझे इस मेन इंटरफेस के क्या बनाने हैं, सब इंटरफेस बनाने हैं। कितने बनाने हैं, जितने मेरे डिपार्टमेंट होंगे। तो मेरे 3 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना गेटवे होगा, तो लिहाजा मुझे 3 सब इंटरफेस बनाने हैं। तो सब इंटरफेस देने के लिए कोई बहुत मुश्किल कमांड नहीं है जी। gig 0/1 तो आप एक इंटरफेस को चूज करने के लिए यूज करते हैं। उसके आगे मैं जैसे डॉट के साथ क्वेश्चन मार्क करूंगा तो 4 बिलियंस के करीब वो कहता है कि जी आप एक मेन इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस के सब इंटरफेस बना सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर उनको असाइन कर दें। नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट प्रैक्टिस ये है कि आपने अपना सब इंटरफेस का नंबर वही रखना है जो आपका नीचे VLAN टैग है। तो VLAN 10 के लिए राउटर का सब इंटरफेस भी क्या होना चाहिए, 10। VLAN 20 के लिए भी क्या होना चाहिए, 20, और VLAN 30 के लिए 30। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, 10।
बात समझ रहे हैं जी। अच्छा, इसको मैं आईपी एड्रेस वही दूंगा जो वो मैं नीचे लगे तमाम सिस्टम्स को 10.1.100 कह कर आया हूं, जो वहां का गेटवे है वो इस राउटर का इंटरफेस का आईपी होगा ना। तो मैं क्या कह दूंगा 10.1.100.255.0. अच्छा, जैसे अब मैं यहाँ पे ये आईपी असाइन करूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जी। देखिए, उसने कोई एरर दे दिया मुझे, उसने कहा जी कोई चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है? चूंकि ये मेरा फिजिकल इंटरफेस नहीं है, ये वर्चुअल इंटरफेस है, और डेफिनेटली वर्चुअल इंटरफेस की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो मैं इस वजह से जा रहा हूं क्योंकि मैंने इस फिजिकल पे ज्यादा सारे वर्चुअल बनाने हैं, चाहे 2 ही बनाने हो। अगर मुझे बनाने ही एक हो तो मैं कभी भी फिजिकल को वर्चुअल पे नहीं लेकर चलूंगा, फिर तो मैं फिजिकल को ही बना लूं। अब वो कहता है कि चूंकि आपने वर्चुअल बनाने हैं तो फिजिकली तो ये लिंक कितने हैं? एक है। तो इसका मतलब फिजिकली ये एक ही लिंक पर वो जितनी भी वीलेंस हैं, वो कितनी वीलेंस है, वीलेंस 10, 20, 30, वो 50 वीलेंस भी तो हो सकती है, तो उस पर मल्टीपल वीलेंस की ट्रैफिक आनी है। तो वो कहते हैं जी जब मल्टीपल वीलेंस की ट्रैफिक आनी है तो डेफिनेटली स्विच लेवल पे तो हमने कह दिया कि हम स्विच की पोर्ट का मोड क्या कर देंगे, ट्रंक। राउटर पोर्ट का मोड नहीं मांगता, लेकिन वो कहता है जी कि ट्रंक तो है, लेकिन ट्रंक के अंदर इनकैप्सुलेशन के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है राउटर एंड पे जब कोई ट्रंकिंग यानी कि स्विच की दूसरी तरफ से ट्रंक पोर्ट की तरफ से ट्रैफिक आएगी तो राउटर कहता है कि ये जो ट्रैफिक आ रही है ये ट्रंक का कौन सा प्रोटोकॉल मेरे पास लेके आ रहा है। इट मीन्स कि वहां पर राउटर एंड पर एक से ज्यादा ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन है जी। एक है ISL इंटर स्विच लिंक जो कि सिस्को का प्रोप्राइटरी है जी, ISL, और एक है .1Q, DOT, फिर डॉट, फिर 1, फिर Q, .1Q। तो 2 ट्रंकिंग प्रोटोकॉल हैं जी। राउटर कहता है जी आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ISL को या .1Q को। सिस्को कहता है कि जी ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन के लिए आपने हमारा प्रोटोकॉल यूज नहीं करना। मतलब वो आपको कह रहा है कि आपने हमारा ISL प्रोटोकॉल यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा .1Q है। अब ये क्यों नहीं अच्छा जी? ये जो ISL है ये आने वाले फ्रेम के साथ जो कि स्विच की तरफ से आएगा उसके साथ कुछ ओवरहेड लगाता है। जब फ्रेम आता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए ओवरहेड लगाता है। एक ओवरहेड आपका हेडर फ्रंट पे लगाता है, एक ओवरहेड एंड पे फुटर पे लगाता है। जो हेडर पे फ्रंट पे लगाता है वो लगाता है एक फ्रेम के ऊपर 26 बाइट्स का, और जो फुटर पे लगाता है वो लगाता है 4 बाइट का। इसका मतलब एक फ्रेम जो स्विच की तरफ से आया और राउटर उसको ट्रंकिंग कैप्सुलेशन के लिए जो ISL का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है तो वो एक फ्रेम के साथ जो एक फ्रेम में ओवरहेड अपना लगाएगा वो 30 बाइट्स का लगाएगा, वो 30 बाइट्स का लगाएगा। और राउटर तो एक नैनो सेकेंड्स के अंदर हजारों लाखों फ्रेम्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगर मैं 1 लाख फ्रेम की भी बात करूं कि वो प्रोसेस करेगा तो जब आप 1 लाख को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 30 लाख बन जाएंगे। तो वो 30 लाख बाइट्स का ओवरहेड अलहदा से बियर करेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है जी? वो कहता है जी आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन के लिए ISL को मत यूज करें, ये आपके नेटवर्क के अंदर काफी लोड डाल देता है। आप क्या यूज करें? .1Q। .1Q हेडर और फुटर नहीं लगाता, यानी कि इनकैप्सुलेशन नहीं करता। वो जस्ट क्या करता है कि दरमियान में जब उसके पास फ्रेम आता है तो उसके साथ एक टैगिंग लगा देता है, एक टैग लगा देता है, एक स्टैंप लगा देता है अपनी,
कि डॉट वन क्यू इस फ्रेम को प्रोसेस कर रहा है और उसकी निशानी के लिए एक स्टैम्प, एक टैग लगाया, और वो जो टैग होता है वो जस्ट 4 बाइट का होता है। तो अगर मैं ISL की बात करूं तो वो एक फ्रेम के साथ कितने बाइट्स लगा रहा है, 30 बाइट्स। और अगर मैं डॉट वन क्यू की बात करूं तो वो जो टैग लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 4 बाइट। और अगर लाख फ्रेम्स आपका डॉट वन क्यू फ्रेम मतलब प्रोसेस करे तो लाख इंटू 4 कितना बना, 4 लाख, जबकि वो कितना बना था, 30 लाख। तो हेल ऑफ डिफरेंस। फिर आपको 30 लाख के गेस उतने एक्स्ट्रा फ्रेम्स को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एज कंपेयर टू अगर आपने ज्यादा फ्रेम्स को प्रोसेस किया तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और डॉट वन क्यू में आपने कम फ्रेम्स को प्रोसेस किया तो वो जल्दी हो जाएगा। इसी वजह से सिस्को ये कहता है कि आपके नेटवर्क के लिए जो बेहतर प्रोटोकॉल है सिस्को आपको वो रिकमेंड करता है, और वो डॉट वन क्यू है जो कि ओपन स्टैंडर्ड है। इवन सिस्को ने आपको यहां तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने आईओएस के अंदर अपना प्रोटोकॉल एज अ ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन निकाल ही दिया, ताकि आप मजबूर हो जाएं सिर्फ क्या यूज करने को, डॉट वन क्यू। तो वो कहता है जी यहाँ पर आपने ना इनकैप्सुलेशन ही सेट की, आईपी देने से पहले आप क्या सेट करें, इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर देखें, मैं उसको कहूँगा जी इनकैप्सुलेशन कौन सी, डॉट वन क्यू, DOT वन क्यू यूज करें किस VLAN के लिए, VLAN 10 के लिए। तो ये मैंने कमांड दी। अब जब मैं IP दूंगा तो अब वो IP को साइन कर गया। तो सब इंटरफेस पे जब भी आपने IP साइन करना उससे पहले आपको ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन सेट करनी पड़ती है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, ISL जो कि 30 बाइट्स का ओवरहेड लगाएगा, और एक डॉट वन क्यू है जो टैगिंग करता है और टैग लगाएगा 4 बाइट्स का। तो रिकमेंडेड क्या है, डॉट वन क्यू। तो वो आपने बता के आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सब इंटरफेस मैंने बना दिया जिसका नंबर मैंने 10 असाइन किया VLAN 10 के लिए। अब इसी तरह 3 डिपार्टमेंट हैं, तो मुझे यहाँ पर 3 सब इंटरफेस बनाने, एक 20 बनाऊंगा जी, और उसकी भी इनकैप्सुलेशन मैं VLAN 20 के लिए क्या कर दूंगा, डॉट वन क्यू जी। और IP मैंने कहा था हम कौन सा दे देंगे, 21,100 जी। इसी तरह मैं एक सब इंटरफेस 30 बनाऊंगा जी, और उसकी भी डॉट वन क्यू ही VLAN 30 के लिए कर देंगे जी, और उसका हम IP रख देंगे 31,100 जी। अब अगर मैं देखूं क्या मेरे 3 सब इंटरफेस बन गए, तो आप शो VLAN और शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मेन इंटरफेस के नीचे 3 सब इंटरफेस बन गए। गिग 0/1 तो मेन इंटरफेस था, फिर उसके नीचे 3 सब इंटरफेस बने, गिग 0/1 .10 .20 एंड .30, और उनके आगे आपको उनके IPs भी नजर आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब मैंने, अगर आप देखें टोपोलॉजी, अगर आप देखें तो ये लिंक अभी भी रेड होगा जी। अच्छा, ये इस वजह से ग्रीन हो गया क्योंकि शायद इधर फिर डायनामिक डिजायरेबल था जी। देखते हैं जी क्या वो शो VLAN, ये देखिए अभी ये आपको कहां पे नजर आ रही है, गिग 0/1 VLAN 1 का हिस्सा नजर आ रही है। इट मीन्स कि ये अभी ट्रंक नहीं बनी क्योंकि अभी हमने कमांड इधर दी भी नहीं है। तो मैं इंटरफेस गिग 0/1 स्विच पोर्ट मोड क्या करूंगा, तो अब ये ट्रंक बन गई जी। अब अगर मैं शो VLAN ब्रीफ करूंगा तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आप देखें आपको गिग 0/1 नहीं नजर आएगी। मैंने आपको कहा था शो VLAN ब्रीफ का टेबल वो टेबल होता है जिसमें सिर्फ आपको एक्सेस पोर्ट नजर आती हैं। एक्सेस पोर्ट्स कौन सी पोर्ट होती हैं, जो मैक्सिमम कितनी VLANs का हिस्सा होती है, किसी एक का ही। और जो ट्रंक पोर्ट होती हैं वो तमाम VLANs का हिस्सा होती हैं, और जो तमाम VLANs का हिस्सा होती हैं वो शो VLAN ब्रीफ में नजर नहीं आती। वो कहाँ पे नजर आती हैं, शो इंटरफेस ट्रंक जी।
तो यहाँ पे देखें वो क्या दिखा रहा है कि कौन सी वीलैन को जो अभी ट्रंक बनी है वो क्या है, गिग 0/1 है। तो वो जो पहले 6 सिस्टम 3 वीलैंस के मेंबर थे और वो डिफरेंट सबनेट में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, अब वो जाकर चेक करते हैं कि जी वो अब क्या कर पाएंगे जी, PC 0 से ही चेक कर लेते हैं जी। डेफिनेटली मैं वीलैन 20 को करूंगा जी, जिसका IP क्या था 21.120 जी। तो पहला मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आने के बाद, क्योंकि पहले मेरी रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी, फिर वो रिप्लाई आ जाएगा और वो आ गया जी। इसी तरह मैं 21 को, जो कि वीलैन 20 का ही सिस्टम है, उसको करूंगा तो उससे भी आ जाएगा जी, उससे भी आ गया जी। और अगर मैं वीलैन 30 वाला सिस्टम, जो कि क्या है 31.130 जी, उसको करूं तो उसका भी पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट आने के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा जी, वो जवाब आ गया जी। तो वीलैन 10 से 20 भी एक्सेस हो रहा है, और वीलैन 10 से आपका 30 भी एक्सेस हो रहा है। और वीलैंस में अगर कोई शख्स ब्रॉडकास्ट करेगा तो उससे दूसरे डिपार्टमेंट आप हिट नहीं होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं पे आपका नेटवर्क सिक्योर भी हो गया और डिफरेंट सबनेट्स के दरमियान कम्युनिकेशन भी होगी थ्रू इंटर वीलैन राउटिंग। एनी क्वेश्चन जी रिगार्डिंग दिस? तो अभी तक हमने यही पढ़ा था जी, वीलैन और इंटर वीलैन राउटिंग। इज दैट क्लियर? बकाया कमिंग मंडे को।